तो हेलो दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट 19 तक कर चुके हैं और आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 20। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 20 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एटीएम का पूर्ण रूप है। तो एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि एटीएम का पूर्ण रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। और ये स्वचालित एटीएम जो कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक होता है। और इसको आपको जो एटीएम का आविष्कार जॉन शेफर्ड बैरोन, जो कि JOHNSHEFERD बैरोन ने वर्ष 1967 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा देश को सफेद हाथियों का भूमि कहा जाता है? और मतलब सफेद हाथियों का भूमि भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का डी, जो कि आपका यहाँ पे थाईलैंड होगा। और सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को जाना जाता है। और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। इसकी राजधानी बैंकॉक है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि विंबलडन ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है। और फ्रेंच ओपन मिट्टी के मैदान में खेला जाता है। तथा ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि आपका यहाँ ब्रुसेल्स में है। और नाटो जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो और इसका हिंदी में होता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1954 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। और वर्तमान में नाटो के सदस्यों की संख्या 32 है। और 7 मार्च 2024 में स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना था, जो कि स्वीडन लास्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि आपका सहानुभूतिशील बुद्ध से प्रेरित है। जो कि महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में जिले के अजंता की चित्रकलाएं पत्थर से पत्थर से बनी बौद्ध गुफाओं में निर्मित है। इन गुफाओं की भावों और मुद्राओं और अभिरूपों के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करने वाली चित्रकला और पत्थर से बनी मूर्तियां हैं। इन चित्रकलाओं में करुणामयी और सहानुभूतिशील भगवान बुद्ध से संबंधित घटनाओं का अभिव्यक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 6, राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन नलकूप है। और नलकूप के बाद नहर में से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। सिंचाई के अन्य साधनों में तालाब तथा कुआं का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? तो इसका 7 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका सैयद इमदाद अली हो जाएगा। और इसका बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी सैयद इमदाद अली ने 1868 में शुरू किया था। और इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार करना था। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि रामनाथ कोविंद थे। और 8 का आंसर डी, जो कि बिहार राज्य के 26वें राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। रामनाथ कोविंद का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। हाल ही में इन्हें वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम की समीक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का आपका डी, जो कि पौधों में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल, जो कि एब्सिसिक अम्ल पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है। तो इसका 9 का आंसर हो जाएगा डी, और जो कि एब्सिसिक अम्ल होता है। और क्वेश्चन नंबर 10, गाय के दूध में हल्का पीलापन निम्नलिखित से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका यहाँ पे केराटिन हो जाएगा। और गाय के दूध में हल्का पीलापन केराटिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। यह पशुओं के लिए दिए जाने वाले हर चारे की मात्रा पर निर्भर करता है, क्योंकि पौधों में विटामिन ए नहीं पाया जाता। और विटामिन ए की जगह पौधों में केराटिनाइड होता है, जो फलों और सब्जियों की नारंगी और पीले रंग का वर्णक है। और जानवरों द्वारा निगले जाने पर यह केराटिनाइड विटामिन ए में परिवर्तित हो जाते हैं। और विदित है कि केराटिन और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11
निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आनुवांशिक के रूप में डी का आंसर, डी मतलब मेंडल हो जाएगा। और आनुवांशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया के ग्रेगर जोहान मेंडल ने दी थी, और इसलिए इन्हें आनुवांशिकी की जनक कहा जाता है। आनुवांशिकी शब्द का जनक विलियम बेटसन है, और जीवों में जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती है वो आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, तथा इनके अध्ययन भी आनुवांशिकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपको यहाँ पे NaOH से जो धोना चाहिए, जो कि कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को सोडियम हाइड्रोक्साइड से धोना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि NaOH है, वो उच्च कोटि का क्षार है, जिसका उपयोग लुगदी और कागज, वस्त्र, पेयजल, साबुन तथा डिटर्जेंट के निर्माण से तथा नालियों की सफाई के लिए किया जाता है। और तथा सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H2SO4 का उपयोग उर्वरक उद्योग में, कृत्रिम तंतुओं और बैटरी बनाने में, औषधीय निर्माण में, का स्टील, प्लास्टिक का अन्य रासायनिक उद्योगों को, धातुक्रम उद्योगों में विस्फोटक पदार्थों को निर्माण आदि का किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13, बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा बी, जो कि बीटा किरणें आवेशयुक्त अत्यंत सूक्ष्म किरणों की बनी होती है। इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विद्युत क्षेत्र के धन ध्रुव में की ओर मुड़ जाती है, और इनका द्रव्यमान कम हो जाता है, और कारण इनकी गतिज ऊर्जा जो कि एक अणु की बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक परमाणु भार मापक्रम आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का सी, जो कि आपका 6C12 पर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का किसी और मतलब एक्सप्लेनेशन, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन -12 का एक परमाणु का 1/12 के वो भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि यहाँ पे आपका मैक्स प्लॉन्क ने दिया था। तो मैक्स प्लॉन्क ने किसी पिंड के उत्सर्जित अवशोषित ऊर्जा के मात्रात्मक संबंधों को समझाते हुए बताया कि जब किसी ठोस वस्तु को एक सिरे से गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे उसके ताप में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 16, मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका अवतल दर्पण होगा। और अवतल दर्पण अभिसारी प्रवृत्ति के होता है, और इसका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट, टॉर्च, सर्च लाइट आदि बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के शीशों में भी किया जाता है, तथा दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों की जांच करने में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, जी का मान क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपका जी का मान ए होता है, जो कि 6.67 इंटू 10⁻11, जो कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो इसका ये हो जाएगा आंसर ए। तो क्वेश्चन नंबर 18, वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो इसका वोल्ट मापी इसका यंत्र का सी, जो कि विभवांतर नापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन 19, गरीबी रेखा से नीचे रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 19 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका यहाँ पे गरीबी का सूचक है। क्वेश्चन नंबर 20, जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि जनसंख्या लाभांश जो कि पॉपुलेशन डिवाइडिंग अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन के सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाता है। यह जनसंख्या ढांचे में बढ़ती युवा जो कि तरुण एवं कार्यशील जनसंख्या जो कि 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग तथा घटते आश्रितता अनुपात के परिणाम स्वरूप उत्पादन में बड़ी मात्रा में सृजन का प्रदर्शित करता है। इस स्थिति में जनसंख्या पिरामिड उल्टा बनेगी। क्वेश्चन नंबर 21, पूर्ति के नियम के अनुसार किस एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है? तो इसका 21 का हो जाएगा सी, जो कि धनात्मक होगा। और पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत उसकी पूर्ति के मध्य संबंध धनात्मक जो कि सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 22, 8वीं योजना की प्रकृति थी
तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का सी, जो कि आपका यहाँ पे ये दोनों ही हो जाएगा, जो कि केंद्रीभूत नियंत्रण और दिशा निर्देशक देखिए। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रकृति केंद्रीभूत नियंत्रणता तथा दिशा निर्देशन की तथ्य लिखी थी, और 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वर्ष 1992 से 1997 तक थी। और इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया था। अर्थात मानव विकास के सारे विकास प्रयासों के साथ तत्व मनाया गया है, और यह योजना सफल रही थी। और तथा 5.6 वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य से ज्यादा 6.8 वार्षिक वृद्धि की दर तक प्राप्त की गई थी। और ये आपका इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा जो कि सर्वव्यापक बनाना तथा 15 से 35 वर्ष तक के लोगों को निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का आपका सी, जो कि किसी अर्थव्यवस्था में लाखों उत्पाद इकाइयां हो सकती है जो वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करती है। उत्पादन के 4 साधनों भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता के संयुक्त प्रयासों का से प्रतिफल है। इन्हें आगत अथवा संसाधन भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि विवेक। क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य में सड़क की सर्वाधिक लंबाई है? तो इसका 24 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की कुल लंबाई लगभग 3 लाख किलोमीटर है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। इसमें 12,270 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग और 7,530 किलोमीटर प्रांतीय राजमार्ग तथा शेष ग्रामीण सड़कें हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में तांबे की तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका 25 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका यहाँ पे भारत में तांबे का राष्ट्रीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य झारखंड है। तांबा उत्पादन में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश, जबकि द्वितीय स्थान पर राजस्थान है। और दक्षिण अमेरिका देश चिली विश्व में तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 का बी, जो कि भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना के नाम टाइगर था। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। यह पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक केंद्र परियोजना था, और यह देश की राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ के आश्रय प्रदान करता था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि विकल्पों में से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में था स्थित मानसरोवर झील के निकट चियामिंडुंग ग्लेशियर से होता है। चियामिंडुंग और हिमालय के समांतर बहते हुए हिमालय भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका 28 का आंसर रहेगा आपका ए, जो कि अरावली भारत पश्चिमी भाग राजस्थान के में स्थित एक पर्वतमाला है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, और अरावली श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो कि माउंट आबू राजस्थान में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि आपका यहाँ पे ब्राजील होगा, जो कि काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान ब्राजील देश है। काजू एक उष्णकटिबंधीय फसल है, जिसकी अच्छी पैदावार हेतु गर्म और उष्ण जलवायु अच्छी मानी जाती है। और काजू को अनेक प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, परंतु समुद्र तटीय प्रभाव वाली लाल एवं लेटराइट मिट्टी वाले भूभाग इसकी खेती हेतु अधिक उपयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि खमसिन आपका मिस्र की है। खमसिन चमसिन या हमसिन, जिसे आमतौर पर मिस्र की खमसिन के रूप में जाना जाता है, और यह मिस्र और इजराइल को प्रभावित करने वाली शुष्क, गर्म तथा रेतीली स्थानीय पवन है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा मंडल सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है?
तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल, जो सूर्य के आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है, और ओजोन परत जो कि समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 20 से 30 किलोमीटर ऊपर स्थित है। यह बादल और मौसमी घटनाएं दोनों से रहित होती है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है। अरस्तु ने भौतिकी, अध्यात्म और तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र और जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 33 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है, और लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष का पर एक घूर्णन करता है। इसी कारण पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 57% भाग को देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रचंड नेपाल के किस राजनीतिक दल से संबंध है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि पुष्प कलम दहल प्रचंड नेपाल के माओवादी दल से संबंध है। वर्ष 1986 में प्रचंड नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का मसाल ग्रुप के महासचिव बने, और बाद में यही पार्टी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि माओवादी के रूप में प्रसिद्ध हुई। यह 2 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ध्यातव्य की है कि यह 13 फरवरी 1996 को प्रचंड ने नेपाली जनयुद्ध शुरू किया था, जिसमें लगभग 13,000 नेपाली नागरिकों की हत्या हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। फजल अली का अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ था, जबकि भीमराव अंबेडकर शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, जो कि बौद्ध धर्म तथा संविधान निर्माण प्रक्रिया इत्यादि में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। जाति प्रथा के विरोध में अंबेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक, जो कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट की थी, तथा संविधान निर्माण प्रक्रिया में अंबेडकर का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर इसका 36 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति उसके पद से हटा सकता है। अनुच्छेद 76 के एक के अनुसार महान्यायवादी के नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, और एवं राष्ट्रपति उसे किसी भी समय हटा सकता है। वह राष्ट्रपति के त्यागपत्र देकर पदमुक्त भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के झ के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सिफारिश करने के लिए एक वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान है। इस वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है, तथा राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को राज्यपाल उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। क्वेश्चन नंबर 38, चुनाव आयोग का किस पद के चुनाव के साथ संबंध नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के चुनाव आयोग के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। चुनाव आयोग भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के विधानमंडल तथा संसद, जो कि लोकसभा तथा राज्यसभा के चुनाव को संपन्न करवाता है। संविधान में मुख्यमंत्री का निर्वाचन व नियुक्ति हेतु कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता की ही मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 39, कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों को अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने की अंतिम अधिकार किसके पास है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में केंद्रीय सूची, राज्य सूची और तथा समवर्ती सूची के अंतर्गत किया गया है। यद्यपि इन सूचियों के अतिरिक्त किसी विषय को अवशिष्ट विषय शक्तियां कहा गया है, जिन्हें निर्धारित करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। क्वेश्चन नंबर 40,
भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो इसका 40 का आंसर हो जाएगा सी, भारत में पंजाब के राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। संविधान संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 राज्य के विधानमंडल के बारे में है। जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदनों होंगे, वहाँ एक के नाम विधान परिषद जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल तथा दूसरे का नाम विधानसभा जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। और राज्य विधानमंडल राज्यपाल का एक सदन वाले राज्य में विधानसभा के वो 2 सदन वाले राज्य के विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। वर्तमान में कुल 6 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में द्विसदनीय विधानमंडल है। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति किसको? क्वेश्चन नंबर 41, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि यहाँ पे राज्य एवं समवर्ती पर की जा सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 42, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा 42 का डी, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। भारत के वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू की नियुक्ति किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, संघ और राज्य के मध्य विपत्रों का वितरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो इसका आंसर रहेगा 43 का सी, जिसका समवर्ती सूची में आएगा। और संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों का वितरण साइबर कानून समवर्ती सूची में आते हैं। और भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को 7वीं अनुसूची के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 1857 में मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किसने भड़की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 1444 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि 10 मई को भड़की। और वर्ष 1857 में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग 10 मई को भड़की। वहां तैनात भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोली चलाई। अपने साथियों को मुक्त करवाकर ये लोग दिल्ली की ओर चले और मेरठ में तैनात जनरल हैविट को उनके आगे बढ़ने से रोका और प्रयास नहीं किया। मेरठ के विद्रोह 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि बहादुर शाह जफर भारत का मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों के नेतृत्व किया। 1857 के विद्रोह में असफलता के बाद इसे अंग्रेजों ने बर्मा रंगून जो कि रंगून भेज दिया, जहां उसकी मौत हो गई। क्वेश्चन नंबर 46, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो इसका आंसर रहेगा आपका 46 का बी, जो कि सन 1901 ईस्वी में प्रकाशित पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी एक पुस्तक है। और इनकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि डॉक्टर द यूरोपियन एंड एशियाटिक रेस है, जो कि 1866 में लिखे हैं। द मैनर एंड कस्टम्स है, जो कि ऑफ द पारसी, जो कि ये 1861 में लिखा गया, तथा द पारसी रिलीजन 1861 है। क्वेश्चन नंबर 47, रेहुल खंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि रेहुल खंड औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र राज्य बना। इसकी स्थापना रेहुला पठान नवाब अली मोहम्मद खान बहादुर, जो कि रुहेला द्वारा की गई थी। और रुहेला अफगानिस्तान का रोह नामक क्षेत्र से आए थे। क्वेश्चन नंबर 48, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर रहेगा आपका पेशवा का 48 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि शिवाजी के प्रशासन में मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में 8 सदस्यों की एक परिषद थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। और परिषद का काम शिवाजी के विभिन्न मामलों में सलाह देना था। अष्टप्रधान का गठन निम्न प्रकार से था, जो कि पेशवा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, शेरे नौबत जो कि सेनापति, सरे नौबत जो कि सेनापति, अमात्य जो कि वित्त विभाग के प्रमुख, अमात्य जो कि वित्त विभाग के प्रमुख,
वाक्यान्विश जो कि सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख, और वाक्यानीश जो कि सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख, सुमंत जो कि विदेश मंत्री, सुरनवीस चिटनीस या चिटनीस जो कि राजकीय पत्राचार और कार्य का प्रमुख है, सुरनवीस या चिटनीस जो कि राजकीय पत्राचार का कार्य का प्रमुख, पंडित राव जो कि धार्मिक मामलों का प्रमुख है, और न्यायाधीश जो कि न्याय विभाग का प्रमुख। तो ये यहाँ पे अष्ट प्रधान थे। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 49 का हो जाएगा बी, जो कि गौतम बुद्ध जो कि बोध गया में है। तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के बोध गया और झारखंड के हजारीबाग और चतरा जिले में विस्तृत है, जहां बाघ, चीता, सांभर, चीतल और नीलगाय, बनेला सुअर आदि संबंधित जीव वहां पे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों में विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का आंसर बी होगा, जो कि मीर जुमला था। और असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों में विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति मीर जुमला था। और मीर जुमला औरंगजेब के सेनापति था। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और उसे असम, पूर्वी क्षेत्रों आदि पर नियंत्रण स्थापन करने हेतु आदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 51 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना का नींव किस नदी पर बनाने को लिए खड़ी रखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि प्रधानमंत्री यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के निकलने वाला उत्तर कोयल नदी पर मंडल बांध का उद्घाटन किया। और यह परियोजना 1972 में शुरू हुई थी, किंतु 1998 बिहार राज्य के वन विभाग ने इस पर रोक लगा दी थी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका प्रश्नागत घटनाओं का सही कालानुक्रम, जो कि आपका डी, जो कि बीजापुर का आदिल शाह का राज्य, जो कि ये आपका 1489 ईस्वी में जो थे, जो कि संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे। और अहमदनगर का निजाम शाह वंश जो कि 1490 ईस्वी में, और इसका संस्थापक मलिक अहमद पुर्तगालियों का गोवा पर कब्जा जो कि 1510 में हुआ था। कुतुब शाह का गोलकुंडा राज्य जो कि 1512 ईस्वी में, यहाँ संस्थापक कुली कुतुब शाह थे। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का हो जाएगा सी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने ही करवाया था। और ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई और इसे लाहौर में दफनाया गया। क्वेश्चन नंबर 54, बुद्ध का उपदेश किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि महात्मा बुद्ध का उपदेश आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से जुड़े हैं। इन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 55, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 55 का सी, जो कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म की तथा गुरु नानक सिख धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 56 का ए हो जाएगा, जो कि ऋषभ थे। और जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव, जो कि आदिनाथ को माना जाता है। यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। और अरिस्तोनेमी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन 57, गंडक परियोजना को प्रारंभ किया।
जो कि 57 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि गंडक परियोजना को बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। और 1959 में भारत नेपाल समझौता के तहत इस नेपाल को भी लाभ प्राप्त हेतु इस परियोजना का अंतर्गत गंडक नदी का त्रिवेणी नहर है, जो कि रेगुलेटर के नीचे बिहार का वाल्मीकि नगर में बैराज बनाया गया है। 1964 में इस परियोजना को आरंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 58, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता में किस स्थल से मिला? तो इसका 58 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि जुते हुए खेत का सिंधु सभ्यता का कालीबंगा स्थल से प्राप्त हुए थे। और कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की छुरिया। और राजस्थान ने गंगानगर जिले में स्थित इस नगरी को खोज सन 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। यह प्राचीन नगर सरस्वती एवं दृश्यद्वती नदियों के बीच में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 59, वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है ए, जो कि तेजी से कार्रवाई करे बोल के है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में इसकी थीम तेजी से कार्रवाई करे, जो कि एक्सेलरेट एक्शन है। और क्वेश्चन नंबर 60, मई 2025 में भारतीय नौसेना की पहली महिला उड़ान प्रशिक्षक किसे बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 60 का सी, जो कि दिव्या शर्मा हो गए। और मई 2025 में अंडमान एवं निकोबार कमान के आईएनएस 318 नौसेना वायु स्क्वाड्रन को डोर्नियर पायलट लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा भारतीय नौसेना का उड़ान प्रशिक्षण बनने वाली पहली महिला बनी थी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि ये आपका आपका यहाँ पे। और अभी 40 क्वेश्चन जो बचा है वो मोटर वाहन और अधिनियम से है, मतलब मोटर वाहन जो कि ड्राइवर पार्ट का रिलेटेड है। तो चलिए 61 शुरू करते हैं। 40 वर्ष से अधिक आयु की व्यक्ति यदि यात्री व्हीकल या व्यावसायिक व्हीकल चलाना चाहता है तो उन्हें अनिवार्य रूप से देना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 61 का बी, जो कि चिकित्सक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। क्वेश्चन नंबर 62, लर्निंग लाइसेंस की अवधि कितने समय के लिए होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह, जो कि सी में होगा। क्वेश्चन नंबर सी में क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर सी, जो कि 6 माह होगा। निरंतर सफेद रेखा की अर्थ है तो डैश अर्थ है। तो इसका 63 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि धारा 3 है। और क्वेश्चन नंबर 64, मोटर राजमार्गों पर अधिकतम अनुमेय वाहन गति का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन नंबर 65, किसी तिराहे या चौराहे पर इस पर से बाईं ओर मुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसका बाद 65 का आंसर है आपका सी, जो कि स्लो डाउन का संकेत दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, हल्का मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि 18 वर्ष होगा। 66 का डी। 67, ट्रैफिक रन सुरक्षा के खतरों से बचाव हेतु ड्राइवरों को तुरंत कार्रवाई करने की अपेक्षा करते हैं। तो इसका आंसर आपका 67 का हो जाएगा बी, जो कि लाल होगा। तो और इसमें 68 क्वेश्चन में 68 देखते हैं, भारत में वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने या उसका उपयोग करने पर जुर्माना कितना है? तो इसका आंसर 68 का हो जाएगा आपका सी, जो कि 5000 जुर्माना है। क्वेश्चन नंबर 69, शराब या नशीले पदार्थ का प्रभाव में वाहन चलाने पर यदि रक्त में अल्कोहल का 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीग्राम रक्त से अधिक पाया जाता है तो पहली बार के अपराध के लिए दंड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका 69 का बी होगा, जो कि 10,000 का जुर्माना या 6 महीना तक की कैद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 70, बिना वैध बीमा प्रमाण पत्र वाहन चलाने पर क्या दंड हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिनियम 2019 के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 70 का, जो कि बी होगा, जो कि 2000 का जुर्माना और या 3 महीने की कैद। तो क्वेश्चन नंबर 71, केंद्रीय मोटर वाहन नियम जो कि सीएमवीआर 1989 किस तारीख से लागू हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि 1 जुलाई 1989 से लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 72, सीएमवीआर 1989 के तहत मोटर कैब की परिभाषा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि कोई भी मोटर वाहन जो ड्राइवर को छोड़कर 4 यात्रियों से अधिक को ले जाने पर के लिए नहीं बनाया गया हो। क्वेश्चन नंबर 73, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के
किस धारा के तहत बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाना प्रतिबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि धारा 3(1) के तहत आपका यहाँ पे वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 74 का मोटर वाहन अधिनियम के तहत किसी भी वाहन के इंजन को बंद किए बिना चौराहे पर लंबे समय तक रुकना क्या माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 74 का ए, जो कि अनावश्यक बाधा या वायु प्रदूषण का स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 मोटर वाहन अधिनियम 1988 के किस धारा में सड़क पर वाहन को छोड़ना जो कि अबेंडोनिंग व्हीकल ऑन रोड दंडनीय है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका यहाँ पे धारा 122 के तहत होगा। क्वेश्चन नंबर 76 मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारी यात्री मोटर वाहन जो कि हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल का सकल वाहन भार कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का आपका ए, जो कि 12,000 किलोग्राम से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 77 बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर जुर्माना राशि कितना कर दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 77 का ए, जो कि आपका 2,000 रुपये कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 नए नियम के अनुसार टू व्हीलर ट्रिपल राइडिंग पर कितना जुर्माना देना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 78 का डी, जो कि 1,000 रुपये देना होगा। क्वेश्चन नंबर 79 भारी वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कितने आयु होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि 20 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 एक वाहन पर लगी जलती बुझती लाइट जो यह संकेत करती है कि वाहन लेन बदलने वाला या मोड़ने वाला है तो क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 80 का ए, जो कि इंडिकेटर लाइट आपको देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग करेंगे वाहनों के पार्ट पुर्जे लुब्रिकेटिंग एवं रख रखाव के बारे में, जो कि 81 से आपका ये 81 से 100 तक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 81 फ्यूज को कहाँ लगाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का आपका ए में, जो कि फ्यूज को फेज के सीरीज में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 किस प्रकार के ब्रेक प्रणाली वाहन को स्किडिंग से बचाती है? तो इसका 82 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि एबीएस होगा। और एबीएस का फुल फॉर्म आपका एंटी ब्रेकिंग प्रणाली, जो कि इसका एंटी ब्रेकिंग प्रणाली होता है। क्वेश्चन नंबर 83 किस प्रकार का सस्पेंशन स्प्रिंग रोड शॉक्स को जल्दी सोखती है? तो इसका 83 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि यहाँ पे आपका कॉइल स्प्रिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 84 आपका डिफरेंशियल द्वारा संभव होता है। तो इसका 84 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि डिफरेंशियल का प्रयोग रियर व्हील के साथ फ्रंट व्हील में भी किया जाता है और डिफरेंशियल द्वारा ड्राइव एक्सल का प्रत्येक छोर पर पहियों को मोड़ते समय अलग अलग गति से घूमने की अनुमति मिलती है। तो डिफरेंशियल इनपुट और आउटपुट को शाफ्ट के बीच में गियर उत्पादन का प्रदान कर सकता है, जो पहियों को चालों में अंतर का प्रदर्शित करेगा। तो 84 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि पिछले पहियों और चाल के अंतर डालना। क्वेश्चन नंबर 85 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का लाभ क्या है? तो इसका 85 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका उपयुक्त सभी लाभ है, जो कि ए में आपका उच्च घूर्णन गति प्रचलन है, बी में आपका गति की विभिन्न प्रयास का उपलब्धता है, सी में आपका एक सीमा पर टॉर्क की उपलब्धता है। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 यांत्रिक दक्षता जो कि मैकेनिकल एफिशिएंसी का सूत्र क्या है? तो इसका 86 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि यांत्रिक दक्षता इक्वल bhp बाई ihp इंटू 100 होता है। तो ये आपका आंसर इसमें ए हो जाएगा, जो कि bhp बाई ihp इंटू 100 होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। डायनेमो किस स्थिति में बैटरी का अत्यधिक चार्ज करता है? तो इसका आंसर 87 का हो जाएगा सी, जो कि उच्च इंजन गति में होगा। और डायनेमो उच्च इंजन गति की स्थिति में बैटरी का अत्यधिक चार्ज करता है और यह डायनेमो नेगेटिव ब्रूस को भूमिका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 88 ऑटोमोबाइल में प्राय डैश फेज वाला अल्टरनेटर प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का सी, जो कि तीन फेज वाला अल्टरनेटर प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 89 इनलेट मैनिफोल्ड किस मटेरियल से बना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका एल्यूमिनियम मिश्र धातु का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 90 सीआरडीए का फुल फॉर्म क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 का हो जाएगा सी, जो कि सीआरडी का पूर्ण नाम कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 91 डीजल का कम से कम फ्लेक्स पॉइंट कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका 150 डिग्री का है, 150 डिग्री फा का है। क्वेश्चन नंबर 92
जो कि यहाँ पे देखिए फ़ारेनहाइट फ्लैश पॉइंट वह न्यूनतम तापमान होता है जिस पर ईंधन पर्याप्त ऊष्मा पैदा करती है, जिससे ज्वलन होता है, जिससे उज्ज्वला उत्पन्न होता है। और डीजल ईंधन का फ्लैश पॉइंट 55 डिग्री सेल्सियस जो कि 150 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 92, हीट एक्सचेंजर निम्न में से किस धातु की बनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि हीट एक्सचेंजर में निम्न आपका यहाँ पे पीतल का बनी होती है। और ये आपका उच्च तापीय चालकता वाला पदार्थ ऊष्मा जो कि गर्मी को स्थानांतरित करने के लिए अधिक प्रभावी होता है। उच्च तापीय चालकता में आपका सामग्रियों को तांबा, एल्यूमीनियम और पीतल शामिल है। क्वेश्चन नंबर 93, लुब्रिकेटिंग सिस्टम में अधिक ऑयल प्रेशर गैस के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका यहाँ पे एक दबाव रिलीफ वाल्व तेल पंप और फिल्टर के बीच पर्थ में प्रदान किया जाता है। रिलीफ वाल्व प्रणाली में तेल के अधिकतम दबाव सीमित करता है। और दाब स्नेहन प्रणाली, इस प्रणाली में स्नेहक तेल इंजन के सभी चलित भागों में क्रैंकशाफ्ट द्वारा चलित ऑयल पंप के दाब के साथ सर्कुलेट किया जाता है। ऑयल पंप से ऑयल स्ट्रेनर का सेक्शन पाइप द्वारा ऑयल का किया जाता है। क्वेश्चन 94, क्रैंकशाफ्ट का वो भाग जिससे कनेक्टिंग रोड जुड़ी होती रहती है। तो 94 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि क्रैंकशाफ्ट का वो भाग जिससे कनेक्टिंग रोड जुड़ी होती है तो क्रैंक पिन कहलाता है, जो कि गजन पिन का प्रयोग पिस्टन और कनेक्टिंग रोड के छोटे सिरे को जोड़ने के लिए किया जाता है। और इसका आपका क्वेश्चन नंबर 95, कार्बोरेटर से ईंधन बाहर उछलने का कारण है। तो क्वेश्चन में 95 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि कार्बोरेटर से ईंधन बाहर उछलने का कारण निम्न है, जो कि क्वेश्चन एक में आपका जो कि उपरोक्त सभी है, जो कि कार्बोरेटर में कचरा होना या ईंधन में पानी होना, कमजोर कंप्रेशन होना या फायरिंग के क्रम में गड़बड़ी होना। तो ये ऑप्शन में उपरोक्त सभी हो जाएगा। और ऑप्शन का एक्स्ट्रा यहाँ पे कंडेंसर का शॉर्ट हो जाना भी होता है। क्वेश्चन नंबर 96, चैम्बर मफलर किस मफलर का दूसरा नाम है? क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि चैम्बर मफलर रिएक्टिव मफलर का दूसरा नाम है। रिएक्टिव मफलर का में अंत चैम्बर व वेफ्लो की श्रेणी रहती है एवं यह हर आकार के व लेआउट के में इनके अंदर मौजूद रहती है। और ट्रंकों में रिएक्टिव मफलर का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 97, ग्रीस किस प्रकार का स्नेहक है? तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि ग्रीस अर्ध ठोस स्नेहक का अंतर्गत आता है। ठोस स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं और लुब्रिकेशन तेल द्रव स्नेहक के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 98, किसी तरल पदार्थ को बहने के गुण को कहते हैं? तो क्वेश्चन 98 का आंसर रहेगा ए, किसी तरल के बहने के गुण को श्यानता जो कि विस्कोसिटी कहते हैं। और श्यानता द्रव का एक गुण है, जिस द्रव में श्यानता अधिक होगी वह द्रव अधिक गाढ़ा होगा, तथा जिस द्रव में श्यानता कम होगी वह कम गाढ़ा होगा। अतः यह भी कहा जाता है कि श्यानता द्रव के गाढ़ेपन को माप होती है और द्रव की श्यानता को तापक्रम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि तापमान बढ़ेगा तो द्रव का श्यानता भी घटेगी। क्वेश्चन नंबर 99, थर्मोस्टेट का उद्देश्य इंजन को गैस रखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि थर्मोस्टेट का उद्देश्य इंजन को निश्चित तापमान पर बनाए रखना होता है। थर्मोस्टेट एक बल्ब है जो पूर्व निर्धारित तापमान पर ऑटोमेटिकली खुल जाता है। इसे इंजन के रेडिएटर तक जाने वाली पानी का पाइप लगाया जाता है। इसे लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पर सेट किया जाता है। यदि इंजन को निकली जल का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तब इसे थर्मोस्टेट रेडिएटर में जाना जाता है। यदि इसका तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से कम है तो इसे लोअर पाइप में भेज देते हैं, जहां इस जल को पंप द्वारा पुनः इंजन में भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, क्रैंकशाफ्ट का कार्य क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 100 इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका उपरोक्त सभी होगा। और इंजन वाल्वों का चलाना, ऑयल पंप चलाना, फ्यूल पंप चलाना, तो 100 में ये सब क्रैंकशाफ्ट का कार्य होता है। और भी इसका एक्स्ट्रा है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इनलेट तथा आउटलेट को वाल्व को चलाना। तो आशा करता हूँ आप लोग 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए होंगे। और मैंने भी यहाँ पे 100 क्वेश्चन यानी कि 20 प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन में 20 प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।